वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, अब आप 2026 में बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम फेस करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैट्स का 30 मई को। लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप 2025 का क्वेश्चन पेपर को जरूर एनालाइज करें। इसमें से जो हमारे पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आपके साथ में वो चीजें शेयर कर रहा हूं कि लगभग आप पास हो जाएं। इतने क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे, तो आप पास हो जाएं, इतने क्वेश्चन आपके रिपीट हो ही जाएंगे सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने से। और ऐसा मैं जो कह रहा हूं अपने पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं भाई। तो आपको यह भी नहीं करना कि आपको एक ही पेपर पे पूरी डिपेंडेंसी दिखा देनी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कम से कम ये पेपर तो होना ही चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन 3 साल का क्वेश्चन पेपर आपका एनालाइज होना चाहिए आपका, और उसके साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, जो कि मैंने 6 डेज स्टडी प्लान में आपको बताया हुआ है। लेकिन ये मैंडेटरी है, लास्ट ईयर का पेपर को एनालाइज करना मैंडेटरी है, हर स्टूडेंट के लिए करना ही करना भाई। ये इसकी बिना सोच मत लेना आपको एग्जाम में जाना है। तो उसमें से मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जैसा कि आप एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, और खैर आप तो सेमेस्टर 4 में अब आप लोगों को यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देने का एक्सपीरियंस भी हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हुआ नहीं है। क्योंकि आपके मन में आता है कि 18 5 90 5 क्वेश्चन, 18 नंबर का एक क्वेश्चन, जबकि आप अपने सामने स्क्रीन पे देखें, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और 6 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 18 नंबर तब बन रहे हैं। 8 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, उसमें से 6 करो, 2 आपको आपकी मर्जी, आप 2 छोड़ सकते हो। आप वो 2 कौन से छोड़ रहे हैं वो आपकी चॉइस है, तो इसको आप ऑप्शन भी कह सकते हैं। तो यहां पर बच्चे 2025 में ऑनर्स के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, और ये देख लें कि आपको 18 नंबर को कमाने के लिए कितने क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, 6 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, 6 क्वेश्चन। तो अगर आपको एक आधा टॉपिक आ भी जाता है और आपको लगता है कि 18 नंबर तो पक्के भाई, मीन मीडियम मोड के लिए 18 नंबर हो गए, नहीं भाई 3 नंबर हुए हैं आपके। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इन द moderately skewed distribution of the mode and a median are given respectively, located the value of mean। बच्चे एक रिलेशन आप मोड, मीडियन और मीन के बिटवीन आपका रिलेशन होता है, मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है आपका, ये जोरदार और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका। अब इस रिलेशन से अगर आपको 3 चीजें हैं यहां पर, तो 3 चीजों में अगर आपके पास में कभी भी ध्यान रखिएगा, 2 चीजें अगर आपको गिवन है, 3 चीजें, एक ये है, एक ये और एक ये, 3 में से अगर कोई भी 2 दिया हुआ है तो इस रिलेशन को यूज कर करके आपने जो एक चीज फाइंड आउट कर लेना है। अब बहुत साधारण तरीके से निकाल सकते हैं। द मोड एंड मीडियन गिवन है आपके पास में, तो मोड क्या गिवन है आपके पास में 20, एंड मीडियन क्या गिवन है आपके पास में 24। तो 3 टाइम्स ऑफ 24 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब सब कुछ आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो सॉल्व करेंगे, 20 इक्वल्स टू 3 टाइम्स, तो ये आपके पास में 60 और ये 12 72, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन एंड 20 माइनस 72 इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, एंड 20 में से 72 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर आपके पास में बचे 52, ये माइनस, और आपकी इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। 3 नंबर का कर करके दिखाओ भाई, अपॉन में 2 इक्वल्स टू मीन, और आपके पास में मीन क्या आया बच्चे, मीन इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में, सॉल्व करेंगे तो मीन इक्वल्स टू 26, ये आपका आंसर है। क्लियर है, और आपको मीन की वैल्यू निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन बड़ा साधारण क्वेश्चन, 3 नंबर फ्री के, मुफ्त के बोल सकते हो। ये हर बच्चा जो मीन मीडियन मोड पढ़ता है तो उसमें पहले बेसिक प्रॉपर्टी रहती है 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, माइंड में बिठा लो, इसमें से क्वेश्चन दोबारा पूछेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आगे एक सुंदर सा क्वेश्चन आपसे, स्टेट एनी 3 मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में पूरा आ जाएगा,
लेकिन आप देखेंगे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन की जो मेरी क्लास है, उस मेजर ऑफ डिस्पर्जन फोल्डर है, उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों है, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से है, तीनों सवालों के जवाब पहले लेक्चर में ही दिया गया है और बड़े खोल करके एग्जाम्पल के साथ में उस चीज को मैंने बताया है। और मैंने फॉर्मूला कैसे और क्यों बना वो सब के ऊपर चर्चा बड़ी डिटेल में हुई है। एक सिंपल एग्जांपल लिया और उस एग्जांपल से समझाया मैंने। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन एक मीन हमारा कितना रिलायबल है उसको चेक करने का एक वे है। क्लियर है? जैसे किसी चीज को हम जो है डाल करके चेक करते हैं ना कि इसमें कितनी मिलावट है, तो ऐसे ही मीन को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम का एनालाइज करते हैं। जब एक डाटा का हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो हो सकता है कि मीन जो है वो गलत रिप्रेजेंट कर रहा हो अपने ग्रुप के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है एक एक्सट्रीम वैल्यू अगर आपके पास में हो तो मीन एक्सट्रीम वैल्यू बन जाती है। अगर एक डेटा बहुत बड़ा हो तो सबका ग्रुप का मीन कुछ और प्रेजेंट हो जाता है, एक डेटा बहुत छोटा हो तो मीन बहुत कम रिप्रेजेंट होने लग जाता है। एग्जांपल के लिए आपके लोकेलिटी में अडानी और अंबानी दो लोगों को बिठा दिया जाए और आपके लोकेलिटी की एवरेज इनकम कैलकुलेट की जाए तो भैया करोड़ों में आनी शुरू हो जाएगी। क्या सच्चाई यह है कि आपके एरिया में सभी लोगों की इनकम लगभग करोड़ों के आसपास है? सच्चाई नहीं है ना। एक दो वैल्यू ने पूरे के पूरे ग्रुप को अलग तरीके से वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई बार हमारे से एक ग्रुप को समझने में गलतियां हो सकती हैं एक दो डेटा के बारे में, क्योंकि जब आप किसी से मीन सुनते हो तो आप डेटा के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं होती है। तो वो जो मैं मीन मुझे सुनने में आ रहा है, जो मीन मैं समझ रहा हूं, जो ग्रुप के बारे में समझ रहा हूं, मैं सही भी समझ रहा हूं या नहीं समझ रहा हूं, इसको चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? बेसिकली जो डेटा का हमने मीन निकाला, चलो ठीक है मीन साइड में रखते हैं। अब उस डेटा एक्चुअल में वो डेटा मेरे मीन से कुछ डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए है, तो वो डेटा मेरा मीन से कितने डिस्टेंस पे है उसको डेविएशन बोलते हैं। फिर हमें वो डेविएशन भी कैलकुलेट करना होगा। जब वो डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो उस डेविएशन का हमें एवरेज निकाल लेना है, जिससे मालूम पड़ेगा कि मेरा जो मीन और जो मेरा एक्चुअल डेटा के बीच में जो डिस्टेंस है वो एवरेज डिस्टेंस कितना है। मतलब मेरा जो एक्चुअल डेटा मेरे मीन से औसतन कितनी दूरी बनाए हुए है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस नजर आ रहा है तो बेसिकली एक्चुअल डेटा कुछ और है, मीन कुछ और है। इसका मतलब ये हुआ। और बहुत नजदीक है, बहुत कम एवरेज आया, छोटी वैल्यू एवरेज की आ रही है, तो ठीक है भाई, मेरा जो एवरेज है और जो मेरा मीन है इसके बीच में जो गैप है, ये इसका जो एवरेज निकाल लिया हमने, वो काफी क्लोज है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक्चुअल डेटा है वो मेरे मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मेरा मीन एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बारे में क्लासेस है, उस क्लासेस को आप बड़े इंट्रोडक्शन क्लासेस को देखेंगे, बड़े अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैंने आपको इतना ही बताया, फिर भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कुछ बातों को अगर आप समझे तो मैं एक छोटे से एग्जांपल को ले रहा हूं, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं यहां पर अभी इस क्वेश्चन के लिए, मैं न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूं। तो मेरे पास में एक डेटा है, एक मेरे पास में 10 साल का बच्चा, एक 20 साल का बच्चा और एक मेरे पास में 30 साल का स्टूडेंट है। एज ले लिया मैंने। और बेसिकली अगर मैं इसका मीन निकालूं कि भाई मेरे पास में जो ग्रुप है 3 लोगों का, इसका मीन कितना है, तो इसका मैं सम करूंगा 10 + 20 एंड +30 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा। तो मेरे पास में 60 अपॉन में क्या आ गया 3, और मेरे पास में बच्चे क्या आ गया 20। क्या है मेरे पास में 20 मीन आ गया। अब मैं कह रहा हूं जो मेरा ग्रुप है उसमें जो डेटा है वो अप्रोक्स जो है 20 के आसपास है। मेरा ग्रुप है उसका एवरेज 20 है, और एक्चुअली लोगों ने परफॉर्म कर रखा है 10, 20 और 30। तो एक आइडिया लग रहा है कि मेरा ग्रुप जो है वो 20 के आसपास परफॉर्म कर रहा है। आइए चेक करते हैं कि कितना रिलायबल है। तो अब ये मीन तो निकालना आपने पहले में सीख लिया, बट मीन को क्रॉस चेक कैसे करते हैं? मैं देखूंगा मेरे एक्चुअल डेटा में से मेरे मीन सब्ट्रैक्ट करूंगा। मतलब मेरा एक्चुअल डेटा मेरे मीन से कितने दूरी पर बना हुआ है, इसको मैं क्या बोलूंगा, स्मॉल एक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? स्मॉल एक्स, जो कि कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार से निकलेगा। क्लियर है बच्चे? अब x में से x बार में माइनस करता हूं, 10 में से 20 गया -10, 20 में से 20 गया 0, एंड 30 में से 20 गया, मेरे पास में क्या आया 10 आया। क्लियर है? अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, सम करूंगा इसका डिस्टेंस का, जो मेरा एक्चुअल डेटा मेरे मीन से जो जितनी दूरी बना रखा है उसका सम कर लेता हूं मैं। समीशन ऑफ x इक्वल्स टू, क्लियर है? अभी आप देखेंगे पहले, लेकिन एक बात समझे पहले, क्या डिस्टेंस मेरा नेगेटिव होता है? डिस्टेंस मेरा नेगेटिव नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस को हमें पॉजिटिव बताने के लिए, करने के लिए, अब जबरदस्ती तो मैं इसका साइन मिटा नहीं सकता हूं ना, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर किसी भी नंबर को पॉजिटिव ही रखता है।
आप बोलोगे सर ये तो डेटा के साथ में आप छेड़खानी कर रहे हो। नहीं भाई, नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो स्क्वायर कर रहा हूं ना मैं, तो बाद में मैं इसका रूट भी कर दूंगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास में 100, 0 एंड 100। तो बेसिकली अब मैं समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में कितना आ गया, 200 आ गया। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है और क्यों है ऑलरेडी इसके लिए तो बेटा आप मेरा डिस्पर्जन क्लास देखो, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जब स्टार्ट करा है मैंने, उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला क्या है और क्यों है ये बताया हुआ है मैंने। मैं पेपर एनालाइज कर रहा हूं तो पूरा टॉपिक वैसे नहीं जा पाएगा, बट जितना आपको समझ में आ जाए उतना आप समझ में जरूर आ जाएगा जो क्वेश्चन पेपर है आपको। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का आपके पास में बेसिकली फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। लेकिन ये तो वेरिएंस होता है ना, ये वेरिएंस होता है। वेरिएंस क्या होता है, एक्चुअल डेटा और मीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट जैसे ही वेरिएंस के ऊपर अगर आप रूट कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? यहां पे छोटी सी बात ध्यान रख लेना आप। चलो अभी तो फिलहाल क्वेश्चन पे रहो, बाद में मैं नोट बना के लिखवा दूंगा आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास पे 200 है, और अपॉन में एन क्या है मेरे पास में 3 है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। यार आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए आपको कोई प्रॉब्लम? क्योंकि आपके पास में एक ऐसी चीज है जिससे कि पेपर में बड़ा मजा आने वाला है, वो कैलकुलेटर। तो आपको क्या प्रॉब्लम है भैया? मेजरली बच्चे जो है, क्यों बच्चा पीछे हटता डरता है कैलकुलेशन से? तो क्या आ गया आपके पास में बेसिकली 8.16, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, उस काम को जरा ध्यान से सुनना। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है बेटा? ये इसका मतलब ये है कि जो मेरा मीन है ना और जो एक्चुअल डेटा है, मेरा मीन और एक्चुअल डेटा उसके बीच की जो दूरी है वो 8.16 है। तो जो मैं मीन सुन रहा हूं कि 20 है, 20, इसका मतलब एक्चुअल में कोई डेटा 8.16 ज्यादा भी होगा, कोई डेटा 8.16 कम भी होगा। कोई 28.16 होगा, कोई उससे 8.16 नीचे भी होगा 20 से। तो कहीं ना कहीं 20 को मान लेना ये मेरा भ्रम होगा, क्योंकि ये बता रहा है। हाँ, यही अगर एक आता तो इसका मतलब होता मैंने मीन तो 20 बताया, तो कोई एक्चुअल जो औसतन दूरी होती है, औसतन दूरी किसकी दूरी, मीन और एक्चुअल डेटा के बीच की जो डिस्टेंस है उसका एवरेज होता है। तो अगर ये एक वैल्यू आ जाता तो मतलब इसका ये था कि मेरा एक्चुअल डेटा मेरे मीन से 1 की दूरी पर है। तो कोई 21 है तो कोई 19 है, ठीक है। यहां पर 20 को एज अ ग्रुप समझ लेना सही होता, बट यहां पर 20 को ये सोच लेना कि भैया ग्रुप में लोग 20 के आसपास है, ये मेरा भ्रम है, क्योंकि ये बता दे रहा है कि कुछ डेटा 8 ऊपर भी हो सकता है, कुछ डेटा 8 नीचे हो सकता है। एक्चुअल में देख लो आप, कोई 30 भी हो गया और कोई 10 भी हो गया, देखने को मिला। तो आप सबको 20 कंसीडर नहीं कर सकते, 20 के आसपास भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहां पर ये मीन क्रॉस चेक हो गया है कि मेरा मीन रिलायबल नहीं है। जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही मीन रिलायबल होता है। अब इसमें एक चीज देखें आप कि मैं अपने इसी एक्स में, एक्स मेरे पास में क्या है 10, 20, 30, और मेरे पास में स्मॉल एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो वही मैंने मीन कैलकुलेट करा सिमिलर। मैं काम करता हूं, मेरा मन कर रहा है, ऐसे मेरा मन कर गया, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, मैं डेटा के साथ कुछ छेड़खानी करना चाहता हूं, मैं कोई भी कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड करना चाहता हूं। बताओ क्या ऐड करूं, आपकी मर्जी से। लाइक कोई भी कांस्टेंट नंबर है, k इक्वल्स टू मैं ले रहा हूं 5, मेरा मन कर गया डेटा को छेड़ने का, तो मैं छेड़ रहा हूं, उसमें 5 ऐड कर रहा हूं, तो कितना हो गया 15, 25 और 35। इसको हटाओ, ये तो एक्चुअल लोगों ने परफॉर्म करा था, जो एक्चुअल में लोगों की एज थी। मैंने डेटा को ये लिया, अब मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूं, तो मैं इसका मीन निकालूंगा। तो मैं इसका जब मीन निकालूंगा तो समीशन करूंगा, मेरे पास 75 अपॉन में 3, तो क्या आ जाएगा 25। और अब मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअल जो डेटा मैंने इसको ले लिया है, अब मैं इसमें से अपना मीन सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो बेसिकली मेरे पास में 10, 0 n प्लस का 10 हो गया, ये आ गया मेरा। अब देखो जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा इस डेटा का, उसको छोड़ो, तो सेम ये वही चीज आ गया, वही स्क्वायर 200 होगा, 100 उसका स्क्वायर, वही चीज आ गया ना आपके पास में। तो मतलब क्या है कि आप अपने एक्चुअल डेटा में कुछ ऐड कर दो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे आपके स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट एक्चुअल डेटा में कोई भी पर्टिकुलर नंबर सब में फिर वही परफॉर्म करना। क्लियर है? ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, अब इसका वही करोगे एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा आपके पास में 100, 0 एंड 100 एंड 200। अब जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो क्या आएगा 200 अपॉन में 3 का अंडर रूट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8.16। तो एक्चुअल डेटा में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर देने से स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही अगर आप मल्टीप्लाई करते, वही आप भाई साहब अगर मल्टीप्लाई करते, और एग्जांपल देख लो, मेरे पास में x से 10, 20,
और 30। मेरा मन कर रहा है यार मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे, ध्यान रहे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या बना रहा हूं डेटा को 20, 40 एंड 60 बन जा रहा है। इसको अब हटाओ, अब देखता हूं मैं स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखते हैं भैया, सबसे पहले इसका मीन निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा का और मीन के बीच का डिस्टेंस लेना पड़ता है पहले। तो पहले मीन तो आए मेरे पास में, डिस्टेंस तभी तो आएगा। तो मीन इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, 120 अपॉन में 3 एंड 40 मेरे पास में आ गया। एंड एक्स माइनस में मैं अपना मीन सबट्रैक्ट कर रहा हूं, जो कि 40 तो माइनस का 20, और देखेंगे तो 0 एंड 40 तो 20, एंड आपके पास में एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो 400, 0 एंड 400 एंड समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 800। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा मैं, तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में n और अंडर रूट, एंड समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है मेरे पास में 800 अपॉन में 3 और अंडर रूट। तो सॉल्व करते हैं। यहां पर एक चमत्कार देखोगे आप, क्या, ये देखो, पहले मैं करके दिखाई दूं आपको। 800 डिवाइडेड बाय 3 एंड इसका अंडर रूट, 800 डिवाइडेड बाय 3 एंड अंडर रूट, तो कितना है मेरे पास में 16.32। तो आप क्या देख रहे हो, जो पहले मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन था, दिस वन, और जो मेरा अब स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मेरा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन था और जो मेरा अब स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, क्या ये डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ बच्चे। ये ट्वाइस हो गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि डेटा में, एक्चुअल डेटा में, ओरिजिनल डेटा में, ओरिजिनल में अगर आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करा तो स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा, सेम प्रोपोर्शन में फर्क पड़ेगा। अगर आपने डबल करा डेटा को तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका डबल हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका डबल हुआ डेटा को अगर आपने डबल करा तो। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो आप यहां पर बहुत बड़े समझदार हो, है ना, खुश हो गए कि चलो भाई इतने दिनों के 15-14 साल पढ़ते पढ़ते हो गए, आज किसी ने ये बोल ही दिया आखिरकार कि हम समझदार हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। क्लियर है बच्चे? मतलब कि स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, ये पूरी तरह आजाद है, इसके ओरिजिन को आप चेंज कर सकते हो, क्लियर है, लेकिन इसके स्केल को चेंज नहीं कर सकते। स्केल मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। each item is increase और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट कर सकते हो, प्लस माइनस, स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनचेंज, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन अनचेंज रहेगा। बट इफ each item is multiply एंड डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, किसी पर्टिकुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो कांस्टेंट से, तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो चेंज इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। भैया हम जो है एक एवरेज डिस्टेंस ले रहे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है? अरे भाई जो नेगेटिव फिगर का जब मैंने स्क्वायर कर ही दिया तो पॉजिटिव हो गया, तो ये वेरिएंस का अंडर रूट होता है, इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है? ये जीरो किस केस में होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो किस केस में होगा भाई? जीरो तो तब होगा ना आपके पास में जब आपका न्यूमरेटर जीरो हो, और न्यूमरेटर जीरो कब होगा, न्यूमरेटर जीरो कब होगा आपके पास में? तो भैया स्क्वायर करने में तो कभी भी कोई चीज पॉजिटिव नेगेटिव होती नहीं है जो कि सम करने पे जीरो आ जाए, तो सवाल ही पैदा नहीं होता जीरो आने का। जीरो यहां पर होगा, यहां पे जीरो कैसे होगा? क्लियर है बच्चे? जब सारे आपके जो डिस्टेंस है वो 0 0 0 आए, जब डिस्टेंस क्या है 0 0 0 आए, मतलब अलग अलग डिस्टेंस आपके पास में नहीं होने चाहिए। क्लियर है बच्चे? तब आप जो निकालेंगे तो आपके पास में बेसिकली मतलब सभी डेटा सेम ही हो। आप कोई भी एक ऐसा डेटा ले लो लाइक 20 20 20, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, कोई भी ले लो 20 20 20, मीन कितना आएगा 20। मीन से जरा डिस्टेंस ले लेते हैं, जो कि डेटा में से मीन माइनस कर दो तो 0, डिस्टेंस मतलब डेटा में से मीन माइनस कर देते हैं तो 0 0 0। क्लियर है बच्चे? इसको स्क्वायर करोगे 0 0 0, क्लियर है? सम करोगे 0, ये मत कर देना 0 0 0 3 0। मैं समझ में, मुझे पता है चमत्कारी बच्चे हैं हमारे पास में भाई, आज के बच्चे बहुत एडवांस है, बहुत समझदार हैं, बहुत वो है। एक जमाना होता था, एक टाइम होता था, अपने शरीर को त्यागने के लिए ऋषि मुनि को हजार हजार साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के ऐसी शक्ति प्राप्त होता था जिसमें वो अपने शरीर को छोड़कर करके आत्मा को निकाल करके कहीं भ्रमण करके आ सकता था। लेकिन आज के हमारे बच्चों में ये तो शक्ति जन्म से ही है कि वो 2-2 मिनट में अपना शरीर छोड़ सकते हैं क्लास के बीच में।
एक एक मिनट उनके लिए काफी है कि अपना शरीर को छोड़ करके आते हैं, कहीं घूम घाम के किसके क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, वो सब कुछ देख दुख करके आते हैं, फिर एंटर करते हैं। और कई बार तो क्लास में पूरे के पूरे कॉलेज में 3 घंटे बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे और 3 घंटे के ऐसे ऐसे एकदम से निकाल देंगे, एक झटके में उनको लगेगा कि ये 3 सेकंड के अंदर निकल गया उनका। तो ये जो चमत्कार आपके पास में है, मैं इससे पूरी तरीके से अवगत हूं। तो बच्चे यहाँ 0 0 0 0 3 0 मत करना, 0 ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर बेसिकली मैं निकालता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 0 अपॉन में एन जो भी है। तो आपके पास में क्या आंसर है, 0 आया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 कब आता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है भैया जो मीन है ना वही मीन है, मीन और एक्चुअल डेटा के बीच में, मीन और एक्चुअल डेटा के बीच में, मीन और एक्चुअल डेटा के बीच में जो डिस्टेंस है वो नहीं है। बात समझे या नहीं समझे, वो डिस्टेंस नहीं है। क्लियर है, क्लियर है भाई, समझ में आया, 0 डिस्टेंस है। ये क्लियर है या नहीं है, बताओ जरा। तो वो डिस्टेंस नहीं है, तो 0 डिस्टेंस है। क्लियर है। अरे भाई कहां डिस्टेंस है, जो एक्चुअल डेटा है और जो मीन है, जो मीन है वही ग्रुप को बता रहा है, ग्रुप में वही सब है, तो कोई मीन से कोई दूरी बना के बैठा ही नहीं डेटा, तो ये इस केस में 0 आता है। तो ये वही बात कह रहा है, standard deviation is always positive since it is the square root of the variance, its value can never be negative, it becomes 0 only when all observation are equal. Clear है। standard deviation is based on all observation, it takes into account every items of the series and hence is the considered other reliable measure of dispersion। ये चेक करता है कि हमारा जो मीन है वो रिलायबल है या रिलायबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि भैया 3 नंबर आप देखेंगे, स्टेट एनी 3 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। तो एक तो आपके पास में यार ये ए पार्ट, यहां भी था ए पार्ट, गलती से हो गया होगा, शायद ये बी पार्ट होना चाहिए था। तो भाई साहब आपको यहां पे 3 नंबर और मिल गए इस क्वेश्चन से। लो भैया 6 नंबर देखो हो गए आपके, है ना। क्लियर है, यहां तक समझ में चीजें आपको आई हैं, हाँ या ना बताएं जरा। हाँ जी बच्चे, थर्ड क्वेश्चन आप देखते हैं। तो द फॉलोइंग इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शंस ऑफ व्हीट। तो व्हीट के प्रोडक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एक इक्वेशन जो कि y c इक्वल्स टू 0.80 प्लस में 125x है। अब बेसिकली क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर ओरिजिन 2015 है, ओरिजिन क्या है 2015। तो इसका मतलब यहां पर ये ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन को हम बेसिकली क्या ईयर कंसीडर करते हैं। देखिए टाइम सीरीज पूरा डिटेल बताया मैंने आपको, इसको एज अ 0 कंसीडर कर लेते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है ओरिजिन। तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं x यूनिट ना 1 ईयर, कि 1 साल में x यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, 1 साल में कितने यूनिट को प्रोड्यूस कर देता है, वो कह रहा है कि x यूनिट का प्रोडक्शन कर देता है। तो यहां पर अगर मैं 2 साल ले लूं, x यहां पे 2 ले लूं अगर मैं, तो इसकी जगह पर अगर मैं 2 यूज कर लेता हूं, तो इसका मतलब यह है 2 साल में व्हीट का कितना प्रोडक्शन होगा। 2 साल में, कब से 2 साल में, 2015 से 2 साल बाद, तो मैं 2017 में मेरा व्हीट का कितना प्रोडक्शन होगा। क्लियर है बच्चे, इसका मतलब 3 रख दूंगा, तो इसका मतलब है कि 2015 तो 0 हो गया, इससे 3 साल बाद 2018 में मेरे पास में व्हीट का कितना प्रोडक्शन होगा। तो ये बात समझ में आया आपके पास में। तो एक्स को आप बेसिकली क्या कंसीडर कर सकते हो, आप इसको नंबर ऑफ ईयर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे। तो यहां पर आप देखें, लेकिन अब ये क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कह रहा है, y यूनिट्स टन पर ईयर, मतलब कि ये हो गया कि भैया कितने टन व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। और डिपेंड किस पे, किस वेरिएबल पे कर रहा है, ये एक्स वेरिएबल पे कर रहा है। तो एक्स के पे 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, तो 2015 के बाद उस ईयर में इतने टन व्हीट का प्रोडक्शन हमारा होगा। इसका मतलब ये हुआ। तो ये क्वेश्चन तो साफ साफ दिया हुआ है, लेकिन यहां पे पूछ क्या रहा है आपसे, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 2018 कह रहा है। 2015 से हम चीजों को गैस कर पा रहे हैं कि 3 साल बाद, 2015 से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 2015 से 4 साल बाद, 8 साल बाद, 2015 से 8 साल बाद 2023 में कितने टन व्हीट का प्रोडक्शन होगा। कह रहा है इसी तरीके से हमें 2015 से नहीं कर करके हमें 2018 से काउंट करना है। तो इस इक्वेशन में एक चेंज लेकर आओ, जो कि अगर मैं 2 रखूं तो इसका मतलब ये होगा 2018 के 2 साल बाद, मतलब कि 2020 में इतना प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो भी हम चीजों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो 2018 से प्रिडिक्ट होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली इस इक्वेशंस को चेंज करो, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 2018। तो नॉर्मली तो आप जानते हो कि हमारा एक जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल्स टू
y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म द इक्वेशन होता है। सिंपली आप ये देखो, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सिंपल से इस इक्वेशन में हम करते हैं कि हमारे पास में क्या है कि x इक्वल्स टू एक्स बार एक्स डैश, मतलब कि न्यू है, न्यू कंसीडर x माइनस 3 होगा। ये x माइनस 3 कैसे आया? 2015 का मेरे पास में इक्वेशन गिवन है जिससे मैं चीजों को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। 2018 को मुझे ओरिजिन बनाना है, मुझे यहां से प्रिडिक्ट करना है, तो इसके बीच में गैप कितने साल का आया? इसके बीच में गैप 3 ईयर का आया। तो ये जो 3 है बेसिकली कहां से यूज कर रहा हूं मैं? x माइनस 3, एक्स मतलब पहले जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि कितने साल बाद, उसमें से 3 माइनस कर दो तो फिर 18 साल के बाद प्रिडिक्ट होने लग जाएगा। तो 2018 से प्रिडिक्ट होने लग जाएगा। आप कह रहे हैं कैसे? अब मेरी बात समझो। पहले अगर मैं 5 अप्लाई कर देता इसमें, तो इसका मतलब ये हो जाता कि 2015 के 5 साल बाद 2020 में कितने टन वेट का प्रोडक्शन होगा। और अगर मैं इस 5 में से x की जगह पर वही अगर मैं 5 अप्लाई करता हूं और मैं माइनस 3 कर देता हूं तो आ गया 2 मतलब कि 2 साल बाद कितने का प्रोडक्शन होगा। तो 2 साल बाद कब से? ये 2020 ही है, लेकिन 2 साल बाद, किसके 2 साल बाद आएगा? ये 2020 है, मैं कह रहा हूं 2020 है, और ये 2 साल के बाद, ये 2 साल बाद आ रहा है। 2 एंड मतलब 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों में इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, 2 साल बाद इतना प्रोडक्शन हो जाएगा। तो 2020 ही आएगा 5 साल का मतलब। तो लेकिन ये किसके 2 साल बाद होगा? 2018 के 2 साल बाद होगा। 2018 अपने आप भी आपका ओरिजिन बन गया, बेस बन गया। क्लियर है बच्चे? तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन में क्या रखा, जो मेरे पास में पहले नंबर ऑफ ईयर x था, मेरा जो वेरिएबल था, उसमें से जो गैप आ रहा है उसमें से -3 कर दो। पीछे जाना होता है तो हमें क्या कर देते हैं, हम इसको माइनस जगह पे हम प्लस कर देते। तो सिमिलर मैं x की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? x की जगह पर मैं क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? x की जगह पे x डैश प्लस 3 इक्वल्स टू x, ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अब आपके लिए चीजें बहुत आसान और सरल हो गई हैं। आप कैसे कर सकते हैं? जो y c इक्वल्स टू 4.80 प्लस 125x था। अब मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, y c इक्वल्स टू 0.80 प्लस 125 एंड x की जगह पे क्या होगा? x डैश प्लस 3। देखिएगा बच्चे, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये पेपर तो कर लेना। आप सॉल्व करते हैं इसको, 4.80 प्लस 125 x डैश प्लस 375 हो गया। इसको हम ऐड करते हैं, y तो 379 हो जाएगा, 0.80 प्लस 125 x डैश। क्लियर है बच्चे? तो अब मेरे पास में 2018 के बाद चीजें जो प्रिडिक्ट होने लग जाएंगी, 2018 के बाद कितने का, 2018 के बाद कितना होगा। तो ये बेसिकली ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में हमने बेस को चेंज कर लिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन करा शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 2018, तो फर्स्ट का पार्ट हो गया। अब आया तो भैया आपके पास में कितना है? 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन जो अभी आपने किया ना, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको 1.5 नंबर ही मिलेंगे। तो आप इस बात को समझ जाए कि आप एक गलत फहमी लेके बैठे हैं कि आपका 18 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 5 क्वेश्चन आपके पास में 90 मार्क्स का हो जाएगा। यहां तो एक क्वेश्चन मुझे 1.5 नंबर का भी दिख रहा है आपके पेपर में, जो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं रेगुलर बीकॉम ऑनर्स का। तो 1.5 नंबर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाके बच्चा पास हो पाता है। अगर ड्यू में सही तरीके से ईमानदारी से पेपर चेक होने लग जाए ना, तो मुझे लगता है कि 10% रिजल्ट भी नहीं आएगा, 10% बच्चा भी अपनी क्लास को क्वालिफाई नहीं कर सकता है।
अगर ऑनेस्टी के साथ में पेपर चेक हो तो बड़ी ईमानदारी से, जो डिजर्व करता है उसी को पास करे दो। एक्सप्रेस एक्स यूनिट्स इन द मंथ, अब मुझे इसको मंथ में एक्सप्रेस करना है, तो अगर मुझे मंथ में अगर इसको एक्सप्रेस करना है तो बेसिकली मुझे मंथ में किस तरीके से मैं कन्वर्ट करूंगा, मंथ इक्वल्स टू जो एक्स डैश है इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये तो मंथ में आएगा ना। जो एक्स मेरा नंबर ऑफ ईयर है इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मंथ में आ जाएगा, और इसी को मुझे मंथ में एक्सप्रेस करना है तो m अपॉन 12 इक्वल्स टू एक्स डैश, तो एक वैल्यू तो मुझे मिल गई। मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि मंथ में तो मेरे को m रिप्रेजेंट करना है ना, और ये साल में जो है मेरा आउटपुट लेवल है क्विंटल टन, इसको मैं मंथ में कर सकता हूं। कैसे, इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस वन। क्लियर है बच्चे? तो ये मेरे किस में आ जाएगा, मंथ में, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल है तो 4 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो 12 चौक 48 महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 379.80 प्लस 125, और एक्स बार को मंथ में तो m अपॉन 12। क्लियर है बच्चे? और मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी है, y इक्वल्स टू, तो मुझे 12 नीचे, तो 12 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना उधर ले जाकर के, वाई सी इक्वल्स टू 379.80। ये y मेरा किस में आ गया, मंथ में आ गया। तो यहां 12 से मैं डिवाइड करूंगा, दिस वन प्लस सिर्फ y होना चाहिए ना मेरे पास में, 125 m अपॉन 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 12 144, एंड y m इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं बेस के लिए तो हमारे पास में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे जाते हैं तो क्या आता है हमारे पास में 379.80 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना है हमारे पास में 31.65 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 144, 0.868 m। तो यही चीज जो है हमारा किस में एक्सप्रेस हो गया, यही चीज हमारे मंथ में एक्सप्रेस हो गया। तो लो, अब आपके पास में पूरा का पूरा क्या हुआ, 1.5 नंबर का ये, और आपके पास में 1.5 नंबर का आपके पास में ये बनता है। तो ये 3 नंबर के लिए आपको ये पूरा का पूरा सी पार्ट को समझना था, सॉल्व करना था। तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा आपके एग्जाम में आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कैसे करने इन क्वेश्चन को। तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही रिपीट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। ठीक है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी का पार्ट है, यह आपके एग्जाम में फिर रिपीट करने की इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज है। क्वेश्चन है व्हाट इज द कर्टेसिस एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन स्टैटिक्स। तो अच्छे से इसको एग्जांपल समझते हैं। बेसिकली आपको ये बात समझना होगा कि हमारा मीन क्या होता है, एवरेज क्या होता है। एवरेज हम अपने पूरे ग्रुप्स को एक एक कर करके सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हर एक डेटा को। तो पूरे ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो होता है एवरेज, जो कि निकालने का तरीका ये होता है कि हम सभी डेटा का सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। जो रिजल्ट आता है वो हमारा मीन होता है। इसका मतलब ये समझा जाता है कि जो एवरेज है वो इसके जो एक्चुअल में जो डेटा है ग्रुप में वो इस एवरेज के आसपास ही है। तो उस एवरेज से उस ग्रुप के बारे में एक आइडिया लिया जाता है। एग्जाम्पल, इंडिया में लोगों की एवरेज एज 65 ईयर्स ओल्ड है, 65 साल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 65 साल के आसपास लोगों की डेथ हो जा रही है भारत में। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों की डेथ नहीं हो रही है, या इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जो 90-95 साल तक लोग जी पा रहे हैं, दोनों ही हो पा रहा है। बट मोस्टली डेटा हमारा जो है क्या एवरेज के आसपास है, इसीलिए एवरेज का यूज होता है। लेकिन जब कोई आपको ग्रुप के बारे में नहीं बता करके उस ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर एवरेज के बारे में बता रहा है, तो हो सकता है कि वो एवरेज आपको मिसलीड कर दे ग्रुप को लेकर करके। लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टैंडर्ड एविएशन के केस में, कि आपके लोकेलिटी में अगर अडानी अंबानी को बिठा दिया जाए और एवरेज इनकम कैलकुलेट किया जाए तो दो एक्सट्रीम वैल्यूज होने की वजह से सबकी इनकम ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो ऐसा नहीं होगा। तो हो सकता है कि एक दो एक्सट्रीम वैल्यू ने ही पूरे ग्रुप का नक्शा बदल दिया हो।
और हम ग्रुप को जो है मिस प्रिडिक्ट कर करके बैठ गए, मिस गाइडेड हो गए हम एवरेज से। तो कई बार एवरेज आपको मिस गाइडेड भी कर सकता है, इसलिए एवरेज कितना रिलायबल है उसको भी चेक करना जरूरी होता है। तो उसको चेक किसके थ्रू करते हैं? कर्टेसिस के थ्रू करते हैं। जनरली होना क्या चाहिए, जो मैं एवरेज सुन रहा हूं, जो मैं मीन सुन रहा हूं और जो एक्चुअल में डेटा परफॉर्म कर रहा है, वो डेटा मेरे मीन के सराउंडिंग नियर बाय आसपास होना चाहिए। तो बिल्कुल मेरा एवरेज अपने ग्रुप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज मेरा एवरेज अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो उसी को चेक करने के लिए हम कर्टेसिस कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर रहे थे, सेम पर्पज है। अब कर्टेसिस में क्या होता है, कोई एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आ पाएगा, ठीक है ना। मीसो देखिएगा, बेसिकली टाइप्स ऑफ कर्टेसिस है, तो टाइप्स ऑफ कर्टेसिस के ऊपर मैं आ रहा हूं। लेकिन इससे पहले आप सीधा पिछले पे मैं आऊंगा, डायरेक्ट मैं इस पे आ गया हूं ऐसा नहीं है, समझाने के लिए मैं वन बाय वन करके ये चीजें ले रहा हूं, फिर पीछे जाएंगे, फिर उसको अच्छे से समझेंगे, समझ में आएगा। अब देखिए बच्चे, इस पे क्या होता है बेसिकली, लाइक मेरा जो डेटा है, एक्स डेटा है, वो मेरे पास में 12 है, 13 है और 16 है, 20 है और 22 है। और मैं अगर अपने डेटा को देखूं तो जो मेरा एवरेज है, क्या उसके आसपास मेरा डेटा है? मेरा जो एवरेज है क्या उसके आसपास डेटा है? तो 1 2 + 1 3 1 6 2 0 3 0 डिवाइडेड बाय 5 18.2, या फिर जो मिड वैल्यू है मेरे पास में, जो क्या है मेरे पास में, जो मेरे पास में मिड वैल्यू है, उसके आसपास है। उसके आसपास तो है लेकिन ज्यादा भी आसपास नहीं है, कुछ डेटा उससे दूरी भी बना करके बैठे हुए। तो इस सिचुएशन में जो मेरा ग्राफ बनेगा, इस सिचुएशन में जो बच्चे हमारा ग्राफ बनेगा बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा। थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैटर भी नहीं होगा और बिल्कुल पीक्ड भी नहीं होगा, कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा यहां पे। क्लियर है? जब ये बताएगा कि हाँ हम ट्रस्ट कर सकते हैं अपने एवरेज के ऊपर, एवरेज जो मेरा है वो ग्रुप के नियर बाय का ही कोई एक नंबर है, ग्रुप के नियरेस्ट ही कोई नंबर है, जो मेरा एवरेज है और जो ग्रुप है वो एवरेज के नियर बाय है, पर एक्यूरेट बिल्कुल नियर बाय है ऐसा भी नहीं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर करके चल रहा है। क्लियर है बच्चे? एक हमारा क्या होता है, लेप्टोकर्टेसिस। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो मेरे पास में कर्टेसिस की वैल्यू जो होती है, इसके अंदर कर्टेसिस की वैल्यू = 3 होती है। क्लियर है बच्चे? और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका एग्जांपल है। और यहां पर अगर आप देखें तो एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक मैं एक्स। क्लियर है बच्चे? इसमें लाइक 11 12 13 14 15 16। अब देखो इस 13 के काफी नियरेस्ट नंबर आपको नजर आ रहे हैं, मिडल, मतलब मिडल वाला नंबर क्या होता है, वो एक तरीके से मीन ही कंसीडर होता है, बेसिकली तो मीडियन होता है, बट मीडियन और मीन एक ही चीज होती है कि भैया पूरा ग्रुप जो है किसके आसपास है। वो मीन से भी पता लगता है कि मीन के आसपास है, मीडियन से पता लग जाता है कि मीडियन के आसपास है, मीडियन में थोड़ा सा फर्क रहता है। तो यहां पर आप देखें बिल्कुल पास में है, तो इस केस में मैं ग्राफ कैसा बनाऊंगा, ये पीक्ड बनेगा, इस तरीके बनेगा। वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 3 वैल्यू आएगी। क्लियर है? एक प्लेटी कर्टेसिस है डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि इसमें डेटा कुछ इस तरीके का होगा, 10 20 30 60 100। ये मेरे बीच में 30 आया, बट जो एक्चुअल ये 30 है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 30 के आसपास डेटा होगा, बट एक्चुअल में देखो कि जो डेटा है मेरा इस 30 से काफी
दूर दूर पर है। तो यहां पर मैं इस चीज को मान सकता हूं कि ये मेरे जो है ट्रस्टेबल नहीं है। ट्रस्टेबल क्या नहीं है? मेरा मीन ट्रस्टेबल नहीं है, क्योंकि मेरा मीन के सराउंडिंग में डेटा नहीं है। एक्चुअल में परफॉर्मेंस कुछ और है और एवरेज कुछ और है। तो इस केसेस में आपके जो कर्टिसिस की जो वैल्यूज आएंगी वो लेस देन 3 आएगी। तो वैल्यू से भी पता लग जाता है और ग्राफ से भी पता लग जाता है देख कर करके। ग्राफ थोड़ा फ्लैटर बनेगा, दिस वन। क्लियर है बच्चे? ग्राफ थोड़ा फ्लैटर बनेगा इस सिचुएशन में। तो अब यहां पर आपसे बेसिकली क्या कह रहा है? व्हाट इज द कर्टिसिस, व्हाई इट इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स। कर्टिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर विच शो द डिग्री ऑफ द पीकनेस, कि कितना डिग्री है, मतलब कि पीकनेस कैसा है, बहुत शार्प पीकनेस है, थोड़ा फ्लैटर है, कैसा है, और फ्लैटनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंपैरिजन विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इंक्लूड्स द हाउ मच द ऑब्जर्वेशन आर द कंसंट्रेटेड अराउंड द मीन। मीन के आसपास ऑब्जर्वेशन कैसे है, क्लोज है, नियर है मीन के आसपास, या दूसरे दूर दूर है। इन अदर वर्ड्स द कर्टिसिस मेजर द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस and the extent to the which the data are the concentrated in the center of the tails of the distribution। से निकालने का इसका अपना एक फार्मूला है, जो मैं 3 की वैल्यू निकाल रहा हूं और 2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, और 3 मोर देन 3, तो ये हमारे पास में μ2 अपॉन में μ4, सॉरी μ4 अपॉन में μ2 होगा। ये कर्टिसिस का अपना एक फार्मूला है। यूज ऑफ कर्टिसिस टू स्टडी द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वही वाली बात होगी कि शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। कर्टिसिस हेल्प अंडरस्टैंडिंग वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज द पीक, नॉर्मल और फ्लैट। इससे पता लग जाता है हमें कि जो मेरा मीन है एक्चुअल में अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। द कंपेयर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज यूजफुल द कंपेयरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ 2 और अ मोर सीरीज, कि 2 सीरीज है, 2 में से कौन से सीरीज ऐसा है जो कि ज्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब ज्यादा आसपास डेटा है। टू एनालाइज द रिस्क एंड वेरिएबिलिटी इन अ बिजनेस एंड अ फाइनेंस, द कर्टिसिस हेल्प इन द एनालाइजिंग द एक्सट्रीम वैल्यूज फ्लक्चुएशन, कि भैया इसमें बड़ी फ्लक्चुएशन से कोई एक्सट्रीम वैल्यूज भी है। तो ये कुछ वही टू आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंशन अराउंड द मीन, इट इज शो हाउ द क्लोजली द वैल्यू आर द क्लस्टर्ड नियर द एवरेज वैल्यू, एवरेज के नियर वैल्यू है। तो यही बच्चे आपके पास में कर्टिसिस की वैल्यू थी। क्लियर है? मीनिंग है प्रॉपर्टीज यूज स्टैटिक्स है, तो ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी का। हाँ जी बच्चे देखिएगा, द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, x ऑन y, तो इसका मतलब है bxy आपको गिवन है। bxy क्या गिवन है आपके पास में? -0.23। बच्चे ध्यान रखेंगे आप कि टॉपिक पढ़ाया गया है, चैप्टर पढ़ाया गया है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे ये है कि आपके एक्सपीरियंस के लिए लास्ट ईयर का पेपर अगर हम सॉल्व भी कर लेते हैं तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि पेपर आपके पास में उसमें से तकरीबन पास होने लायक तक आने की संभावना रहती है। गारंटी नहीं ले रहा हूं, पेपर मैंने बनाया नहीं है भाई, संभावना रहती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आकर करके आप समझेंगे सर रिग्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, वो सब पूरी डिटेलिंग बताइए। तो सर इसके लिए तो पूरा कोर्स ही करना पड़ेगा, इसलिए कोर्स 6 महीने 5 महीने तक का रहता है, जिसमें पूरी डिटेल में बताया जाता है। बट आप पेपर लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको चीजों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की नीड है। तो बी एक्स वाई गिवन है एंड द सेम रिग्रेशन इक्वेशन बी वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स बी वाई एक्स इक्वल्स टू -0.66। क्लियर है बच्चे? ये समझ में आया आपको? अब देखिएगा, कभी भी आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन दिया जाता है, एक आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? लाइक मैं लिख दूं आपके पास में y इक्वल्स टू 3x + 5, x के पे कुछ भी रख सकता हूं, अगर 5 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा? 20 वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 20, तो y की वैल्यू 20 आ रही है। डिपेंड किस पे कर रहा है? x की वैल्यू क्या है? तो x की इंडिपेंडेंट है और y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो y क्या हो गई? डिपेंडेंट वैल्यू हो गई है। क्लियर है? और दोनों वेरिएबल के अंदर जो रिलेशंस होते हैं, संबंध क्या है कि अगर एक में चेंज कर रहा हूं तो दूसरा कितना रिजेक्ट करेगा, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है बच्चे? जैसे मैंने अभी बनाया था, क्या बनाया था अभी तो मैं भूल गया, y इक्वल्स टू 3x + 5, तो मैंने क्या रखा? x की जगह पर
5 एंड वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स के पे 5 रखा मैंने एंड वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 30 आ गई। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर मैं इस चीज को देख रहा हूं कि बेसिकली ये क्या हो रहा है, मेरे पास में 6 टाइम्स ये अफेक्ट हो रहा है। क्लियर है? 6 टाइम्स अफेक्ट हो रहा है वाई मेरा एक्स के कंपेरेटिवली। अगर यहां पर मैं ये समझ में आया बच्चे आपको, इसी को बेसिकली कितने टाइम्स एक्स की वैल्यू में चेंज करूंगा तो कितने टाइम्स ये अफेक्ट होगा। अब ये देखो यहां पे मेरे पास में वाई कितना आ गया, 30 आ गया, 6 टाइम हुआ। और इधर मैं अगर रख दूं 4 12 और 5 17, वाई इक्वल टू कितना गया 17। जब ये मेरे पास में क्या आया, 4 आया। क्लियर है? तो मेरे पास में एक्स में जो मैं चेंज कर रहा हूं, तो एक्स में कितना चेंज करा मैंने, एक्स मेरा बेसिकली कितना रिड्यूस हो गया, 20% कम करा एक्स मैंने। एंड वाई में कितना चेंज आ गया मेरा, मेरा जो वाई में चेंज आया, वाई 30 से कितना हो गया, 17 हो गया। तो कितना वाई में चेंज आया, 13 चेंज हुआ अपॉन में 30 इंटू 100, तो 43% अप्रॉक्स चेंज आ गया। तो बेसिकली ये 20% का कितने टाइम्स है, अप्रोक्स 2.16 टाइम्स है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कि जो एक्स वेरिएबल में जो चेंज आएगा, वाई वेरिएबल में उसका टू टाइम्स अप्रोक्स चेंज आ जाएगा वाई वेरिएबल में। तो इसी चीज को प्रिडिक्ट कर लेना, पहले से जान लेना, दोनों के बीच रिलेशन को समझ लेना। हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, जो कि हमारे पास में गिवन है। एक्स ऑन वाई का मतलब हो गया कि मेरे पास में एक्स ऑन वाई, तो एक मेरे पास में इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है बच्चे? एक्स डिपेंड किस पे कर रहा है, वाई पे। यहां पे क्या है, वाई डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स पे। खैर, कोरिलेशन निकालने का एक सिंपल सा तरीका आपके पास में, अंडर रूट कर दो। एक सिंपल फॉर्मूला आपने लर्न करना है, दोबारा भी आपसे पूछेगा। एंड बी वाई एक्स सॉल्व करेंगे आप, वैल्यू गिवन है -0.23 इंटू 0.66 एंड आर इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे इसको हम, तो हमारे पास में क्या आएगा, 0.66 इंटू 0.23, तो हमारे पास में कितना है 0.1518, पॉजिटिव हो गया। एंड रूट के बाहर निकालेंगे इसके वैल्यू, तो अंडर रूट, तो प्लस माइनस 0.389। क्लियर है बच्चे? प्लस माइनस, अभी प्लस होगा या माइनस होगा, ध्यान रखना। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या है, माइनस में है ना। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या है हमारे पास में, माइनस में है ना। तो जो इसका साइन होगा वही मेरे पास में कोरिलेशन का साइन होगा, दिस वन। क्लियर है बच्चे? और बेसिकली मेरे पास माइनस, माइनस का मतलब ये हो गया कि एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस का साइन आया। 0.389 इंटू 100 लगभग 30%। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताता है कि दो चीजों में रिलेशन कैसा है। रिलेशंस हर किसी का वीक स्ट्रांग हो सकता है। आपका आपके दोस्त के साथ में क्या रिलेशन है, आपका आपका मम्मी के साथ में कितना स्ट्रांग रिलेशन है, तो ये दोनों के साथ में रिलेशन है, बट कहीं स्ट्रांग है, कहीं उससे कंपेरेटिवली थोड़ा वीक है। तो यहां पर मैं इसको जो है मॉडरेट मानूंगा या वीक मानूंगा। स्ट्रांग रिलेशंस कब माना जाता है, जब ये वैल्यू हाई होती है, 1 के नियरेस्ट होती है। क्लियर है बच्चे? तब स्ट्रांग रिलेशन माना जाता है कि एक में जैसा जैसा चेंज आएगा, वाई भी ठीक वैसा वैसा ही उससे करस्पॉन्डिंग में रिएक्ट करेगा। अब ये सब बातें क्या है भैया, तो पूरी डिटेल में जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम से पहले आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स दिया जाएगा, उनका मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकाल लेंगे, तो आपके पास में कोरिलेशन आ जाएगा। उसकी वैल्यू, उसका साइन क्या रहेगा, जो हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की हमारे पास में साइन है। हाँ जी बच्चे, तो अब एक थ्योरी का और पार्ट है, एक्सप्लेन द टाइम रिवर्सल एंड द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अंडर द इंडेक्स नंबर। एग्जांपल से समझते हैं टाइम रिवर्सल क्या होता है। देखिए दोनों को समझेंगे। टाइम रिवर्सल, बेसिकली जैसे मैं बताता हूं कि प्राइस की 2000 एक 15 ले लेता हूं, एक 2000 में 20 ले लेता हूं। ये मेरा बेस ईयर है और ये मेरा करंट ईयर है।
तो मेरे पास में जो प्राइस है P0, वो पहले 50 रुपए हुआ करता था कोई एक प्रोडक्ट, आज करंट ईयर में वही सेम प्रोडक्ट जो है 100 रुपीज में होने लगा। तो मुझे आज ये नजर आ रहा है कि आज ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो इन्फ्लेशन को, महंगाई को समझें या उसके प्राइस को समझें, रिलेशन को समझे, तो आज ये प्रोडक्ट मेरा जो है डबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं कर रहा हूं P1 अपॉन P0, कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। और अगर मैं कहूं पिछले से कंपेयर करूं कि जो आज टाइम रिवर्सल, टाइम को रिवर्स कर दूं मैं, कि भैया जो आज मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का है, अब ये आज और पहले ये 50 रुपए का था, तो पहले ये कितने का था मेरा प्रोडक्ट। तो यहां पर अगर मैं P0 अपॉन P1 कर दूं कि मेरा आप जो पहले का है वो आज के प्राइस का कितना टाइम्स था, कितना था, वो आधा था आज के प्राइस से कंपेयर करूं तो मैं। तो एक तो होता है कि भैया पिछले प्राइस का कितने टाइम्स आज का है, और एक तो हो गया कि आज पिछले टाइम्स, पिछले वाले प्राइस, बेस ईयर प्राइस का कितने टाइम्स है आज वाला। एक तो ये है आज वाला कितने टाइम्स है, दूसरा ये है कि बेस ईयर वाला कितने टाइम्स है आज वाले प्राइस का, दूसरा ये। तो इसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल। और देखेंगे टाइम रिवर्सल में अगर आप रिवर्स करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। क्लियर है बच्चे। तो इसको तो मैं बोलूंगा P01, बेस ईयर से करंट ईयर जा रहे हैं, इसको बोलेंगे करंट ईयर से बेस ईयर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर 1 को किसी भी एक किसी एक टाइम से आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास में दूसरे का आपका आ जाता है। अगर आप बेस ईयर एंड करंट ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं आप, और उस एक के अपॉन में कर देंगे तो ये आपके पास में टाइम रिवर्सल आ जाएगा कि अगर आप करंट ईयर को बेस ईयर से कंपेयर करते हैं तो आपके पास में कितना हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो करंट ईयर को बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, एक तो ये हो गया, एक बेस ईयर को करंट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं आप। तो दो, अगर एक निकल गया तो दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन में कर दो तो उससे आपको दूसरा भी आ जाएगा। ये तो हमारा टाइम रिवर्सल है, ये प्रूफ हो जाता है। एक हमारा होता है फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल, अगर मैं बात फैक्टर रिवर्सल की करूं बच्चे, तो इसमें आप देखें सबसे पहले मेरे पास में P0, पहले प्राइस जो है 10 रुपए हुआ करता था, और पहले में जो क्वांटिटी है Q0 5 यूनिट लेता था, तो पहले मेरा वैल्यू कितना बन रहा था, V01 V00, पहले मेरी वैल्यू कितनी डेवलप हो रही थी, 50 रुपए की, प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्लियर है बच्चे। आज की डेट में प्राइस 20 रुपए हो गया एंड क्वांटिटी जो है वो 10 यूनिट्स हो गई। क्लियर है। तो आज मैं देख रहा हूं कितना हो गया मेरे पास में वैल्यू आज की डेट में मेरे पास में हो गया 200 रुपीज। क्लियर है बच्चे। तो बेसिकली इसी में अगर आप एक चीज को ऑब्जर्व करो कि अब आपके पास में ये अब पहले के कंपेरेटिवली आपका जो वैल्यू है और जो अब वाला आपका वैल्यू है V0, अगर आपके पास में V1 से कंपेयर करूंगा तो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स हो गया। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि आपका जो प्राइस है वो अब कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। पर 2 टाइम्स मतलब प्राइस में जो चेंज है 2 टाइम्स, एंड क्वांटिटी में जो चेंज है आपके पास में वो भी 2 टाइम्स है, तब भी आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, तब भी आपका रिजल्ट 4 आ रहा है। तो आइए क्या कहता है, P01 पहले का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो पहले का प्राइस पहले की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पहले की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चे। और अब वाले को पहले वाले वैल्यू से कंपेयर करूंगा, अब वाले एक्सपेंडिचर्स को, अब वाले वैल्यू को, ये अब वाली वैल्यू आएगी तो अब वाले वैल्यू को पहले से कंपेयर करता हूं तो मेरा वैल्यू कितने टाइम्स हो गया। दिस इज कॉल्ड द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और प्राइस रिवर्सल टेस्ट क्या है हमारे पास में, index number are the tested for the there the adequacy of the consistency through the certain test. The two important tests are the through the time reversal test and the factor reversal test. टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में क्या कह रहा है भैया, P01 एंड P10 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और बेस ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है, बताया जा चुका है आपको। द इंडेक्स नंबर शुड गिवन द कंसिस्टेंट रिजल्ट
इवन व्हेन द बेस ईयर एंड अ करंट ईयर आर द इंटरचेंज, ये प्राइस इन्वर्सल में है। इंपॉर्टेंस क्या है? इट चेक्स द कंसिस्टेंसी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ एन इंडेक्स नंबर। इट इज इंश्योर्ड दैट द इंडेक्स इज फ्री फ्रॉम द बाइस ड्यू टू द चेंज इन द टाइम्स डायरेक्शंस। एग्जांपल फिशर्स आइडल मेथड। Factor reversal test, the factor reversal test states the productions of the price index and the quantity index should be the equals to the value index। क्लियर है बच्चे? ये वैल्यू इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स एंड अ वैल्यू इंडेक्स, आगे आपसे ये कहता है द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इंडेक्स एंड द क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू द वैल्यू इंडेक्स मैथमेटिकली दिस, meaning the combined effect of the price change and the quantity change should equals to the change in the value। मैंने बताया था ना प्राइस चेंज एंड क्वांटिटी चेंज। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द मीन मार्क्स कुल मिलाकर के बच्चे मान के चलिए क्वेश्चंस होते कितने हैं? 5-5 10 सवाल और 10 सवाल 5 50 सवाल, कम से कम 50 से 60 सवाल तो क्वेश्चन पेपर में होते ही हैं। क्योंकि देखिएगा ये आपके पास में क्वेश्चन है, इसमें 8 में से 6 करने हैं, 8 सवाल तो ये आ गए। इसके जो चॉइस में है उसमें भी 8 सवाल है, 5-8 सवाल है। तो कम से कम आप मान के चलिए कि 15 सवाल तो एक क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब 15 पचे 75 सवाल। तो आपको लगता है कि भैया ग्रेजुएशन सिर्फ 5 क्वेश्चनों का काम है, यही तो भ्रम है। 75 से 80 सवाल होते हैं, वो एक अलग बात है, आपको चॉइस यहाँ पे ज्यादा मिल जाता है। लेकिन 75 से 80 सवालों को आप फेस करते हैं, ऑलमोस्ट पूरे कोर्स से कुछ ना कुछ जरूर आया हुआ रहता है। तो इसलिए आप 12th से कंपेयर ना करें कि 12th में तो भैया आपका 32-34 क्वेश्चों में बात बन जाती है, इसमें एमसीक्यूज भी लपेटा हुआ रहता है। बट यहां पर आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है। 75 से 80 सवाल आपको करने पड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चेंजेस रहते हैं। बच्चे इसी को नहीं समझ पाते हैं और बैक लेके बैठ जाते हैं। द मीन मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट वर द फाउंड टू बी द 55। 100 स्टूडेंट है और इनका मीन मार्क्स कितना है? 55 इनका मीन है। Later it was discovered that the 2 student marks were the misread as 65 and a 56 instead of the 75। दो गलत, तो टोटल कितना हुआ? पहले 100 ऑब्जर्वेशन है एंड 55 इसका मीन है, तो मैं क्या करूंगा 100 इंटू 55, क्योंकि 100 उसका मीन 55 है तो सबके ऊपर 55-55 शेयर हो रहा है। तो टोटल कितना निकल करके आता है हमारे पास में? 100 इंटू 5 5500 टोटल निकल करके आ गया। बट ये बात बाद में पता लगी कि भैया दो डेटा गलत ले लिया गया, 65 एंड 56, जो कि था कि एक्चुअल में 75 एंड 57। तो भैया मेरा टोटल भी गलत आया होगा, जब मैंने गलत दो डेटा रीड कर लिया तो मेरा मीन भी गलत आया। तो सवाल है मैं करेक्ट मीन करूं, तो जो मेरा टोटल आएगा ये भी इनकरेक्ट होगा। अब इस टोटल को मैं करूंगा करेक्ट, तो इसमें से मैं जो मेरा मिसरीड हुआ उसको मैं निकाल देता हूं। और मिसरीड मेरा क्या क्या हुआ? 65 एंड 56 निकाल देता हूं, और जो मेरा सही डेटा है उसको ऐड कर देता हूं। तो मेरा जो टोटल है बच्चे वो करेक्ट हो जाएगा, प्लस 57 टोटल मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट मीन। और लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मेरा स्टिल 100 ही रहेगा बच्चे। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा? करेक्टेड मीन। इक्वल्स टू दिस। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू में इनकरेक्ट मीन, इनकरेक्ट डेटा सब्ट्रैक्ट प्लस में करेक्ट डेटा। सॉल्व करते हैं इसको बच्चे। तो अब हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि अब काम किसका है? कैलकुलेटर का है। तो 5500 माइनस में 65 माइनस 56 एंड प्लस का काम चालू 75 एंड ऐड 57। तो क्या है हमारे पास में? 5511 अपॉन 100 इक्वल्स टू 5511। तो ये मेरे पास में क्या आ गया? मेरा टोटल करेक्ट हुआ। 100 ऑब्जर्वेशन अभी भी है और 100 से डिवाइड करा तो मेरा करेक्ट मीन आ गया 55.11। ठीक है, 3 मार्क्स के हिसाब से तो मैं कहूंगा कि बहुत सरल और साधारण सवाल आपको दे दिया गया है। क्लियर है बच्चे? हाँ जी बच्चे। एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। बच्चे डिस्पर्जन में बेसिकली क्या क्या चीजें आप लोगों ने
पढ़ा है। डिस्पर्जन में आपने जो है बेसिकली रेंज पढ़ा है। रेंज क्या होता है कि डेटा कितना एक्सप्रेड है, डेटा की हाईएस्ट वैल्यू माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू, इससे डेटा का रेंज पता लगता है कि डेटा कहां से कहां तक फैला हुआ है, कितना उसमें फैला हुआ है, कितना एक्सपेंडेड है। तो रेंज एक हम निकालते थे, एंड मीन डेविएशन, रेंज तो पता है ना आपको, लार्जेस्ट माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता था आपका, मीन डेविएशन का मतलब मेरा एक्चुअल डेटा और जो मेरा उस डेटा का मीन है उसके बीच में जो दूरी है उस दूरी का एवरेज क्या है, इसे हम मीन डेविएशन कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं ना बच्चे, इसको उसके ओरिजिनल यूनिट्स के अंदर ही रखते हैं हम उसको ओरिजिनल यूनिट्स के अंदर ही रखते हैं। और एक हमारा क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन। बेसिकली अगर सेंटीमीटर में डेटा है तो सेंटीमीटर में ही आएगा, मीटर में है तो मीटर में ही आएगा, रुपीज में तो रुपीज में ही आएगा, केजी में तो केजी में ही आंसर आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। और एक हमारा होता है रिलेटिव डिस्पर्जन। रिलेटिव डिस्पर्जन, इसमें रेंज नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा। इसमें मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है डिस्पर्जन, तो उसमें अपनी चीजें वैल्यू कैलकुलेट करी है। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देखिएगा बच्चे, आपने यहां पर क्वेश्चंस को किया तो आपने सबको समझते हैं। बेसिकली इसमें तो जो मीटर में डेटा है मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, रुपीज में है, एज में है, वो उसी फॉर्म में ही आएगा। बट अब रिलेटिव डिस्पर्जन में बात करेंगे तो यहां पर रिलेट करता है, कंपेयर करता है। अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, लाइक मेरा मीन 10 आया और मेरा मीन डेविएशन जो कि एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है वो 2 आया, तो बेसिकली मेरा जो है एक्चुअल डेटा और मीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका एवरेज डिस्टेंस 2 है। तो वो एवरेज डिस्टेंस मेरे मीन का कितना है, तो 0.2 टाइम्स है। तो इसमें कोई यूनिट का यूज नहीं हो रहा है, इसमें रिलेट कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। इसका मतलब जो मेरा मीन है उसका 20% डेटा एक्चुअल में वेरी कर रहा है। एक्चुअल डेटा मेरे मीन से 20% अप्स एंड डाउन है। क्लियर है? तो इसमें हम क्या करते हैं, रिलेट कर रहे हैं, इसमें कोई यूनिट यूज नहीं होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिस्पर्जन बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? हाँ जी बच्चे, तो अब क्वेश्चन देखेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जिसके अंदर आपके 8 पार्ट थे, इसमें से कोई भी 6 अटेम्प्ट करने थे। ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था और 18 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो या तो वैसे सॉल्व कर लो, या तो उसके चॉइस में जो है वो आपके सामने ये क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा कि सर उसके चॉइस में जो क्वेश्चन है तो कम है, तो हमें ये प्रेफर करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ए पार्ट है, ए में ही 3 चीजें पूछ ली गई हैं। इसके साथ साथ में क्वेश्चन, अगर इसके चॉइस को अटेम्प्ट करना है तो उसके बी पार्ट को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और इसमें भी इस तरीके से 3 चीजें पूछी गई हैं। तो कुल मिलाकर के 6 चीजें यहां भी पूछी गई है। लेकिन हाँ, उससे तो कंपेरेटिवली ये बहुत आसान है,
कम टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों चीजें डिसाइड करनी पड़ती है हमें। सिर्फ आसान है ये नहीं, टाइम भी हमारा यहां पे बचेगा उससे कंपेरेटिवली। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है आपका, अंडर रूट n1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा हमारा। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू n1। क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के हमारे पास में, पहले ए की बात करता हूं, तो ए के पास में 100 इंप्लॉय है और ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस बी का नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास में 200 है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 25 है, एन अपॉन में एन प्लस n2। तो हमारे पास में 100 प्लस 200 हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास में आ गया, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय, यहां तो समझ में आपको आया ही नहीं आया, देख लो बच्चे, पहले फॉर्मूला आप अच्छे से देख लें, फॉर्मूले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात करेंगे। क्लियर है? हाँ जी। तो आपके पास में क्या है, ये तो सिंपल है, 256 प्लस 50 एंड ये हो गया 5000 अपॉन 300। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास में, सीधा कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, 256 इंटू 100 प्लस अच्छा इसका स्क्वायर करना था ना हमारे पास, 25 का स्क्वायर होगा भाई, 25 का स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा हमारे पास में, 625 प्लस 200 इंटू 625 अपॉन 300। ठीक है भाई, कैलकुलेटर का यूज करें, तो 256 इंटू 100 और प्लस 200 इंटू 625, दोनों सेम रिजल्ट आपका आ रहा है। ये भी कितना है, 25600, लगभग सेम था ये, 125 एंड 000 सॉरी अपॉन 300 एंड रिजल्ट क्या है मेरे पास में, 125,000 प्लस 25600 डिवाइडेड बाय 300। तो कितना है मेरे पास में, 5502 एंड अंडर रूट, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना है हमारे पास में बच्चे, 22.40। ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट आप देखेंगे, तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए, कंसिस्टेंसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ए कंपनी का निकाल रहा हूं मैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कंपनी अपॉन में मीन ऑफ ए और इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कंपनी कितना हमारे पास, 16 एंड मीन ऑफ ए कितना है हमारे पास में, 1600 एंड इनटू 100 इक्वल्स टू, तो हमारे पास में कितना है, 1% आ गया, इन परसेंट में आ जाएगा। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बी कंपनी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी अपॉन में एक्स बार, मतलब मीन ऑफ बी इंटू 100। तो हमारे पास में बी का कितना है, 25 अपॉन मीन कितना है, 1750 एंड इंटू 100 इक्वल्स टू 25 अपॉन 1750 इंटू 100, तो 1.42। क्लियर है बच्चे? तो सबसे पहले अगर आपको कंपेयर करना हो विच कंपनी शो द ग्रेटर कंसिस्टेंसी, तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, कोवेरियंस। और कोवेरियंस कैसे नहीं, कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो उसका फॉर्मूला पता लगा, उसमें से जिसकी वैल्यू लेस हो वो ज्यादा कंसिस्टेंस होता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस ए लेस देन कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस बी, दैट्स व्हाई ए इज मोर कंसिस्टेंस।
क्लियर है बच्चे? सेकंड का आंसर आ गया। एंड थर्ड का आंसर, भाई स्पेस नहीं है, मैं एक पेज पे करवाना चाहूंगा। विच कंपनी पेज द लार्जर पैकेज? थर्ड का भैया लार्जर पैकेज आप एवरेज पैकेज ही बता सकते हैं। ये औसतन हर एम्प्लॉय को 1600 रुपए दे रहा है, ये हर एम्प्लॉय को 1750 दे रहा है। तो यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि मीन ऑफ ए इज लेस देन मीन ऑफ बी, दैट्स बाय आप किसके लिए आंसर के लार्जर, विच कंपनी पेज द लार्जर पैकेज? तो बी कंपनी पे द लार्जर पैकेज। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो ये मेरे पास में इसका, तो तीनों सवाल का आंसर बहुत जल्दी ही दे पा रहे थे आप इसमें, और एक्यूरेट आपके पास में इसका आंसर आ रहा था, तो कंपेटिवली तो ये इजी है उससे। क्लियर है? हाँ जी बच्चे, तो जो आपके पास में सेक्शन ए अटेम्प्ट करने के साथ साथ में जो फर्स्ट क्वेश्चन का चॉइस है, आपको सेक्शन बी भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और देख रहे हैं जो सेक्शन बी है वो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि आप ये बोल दें क्वेश्चन नंबर 1 इस यूनिट से आता है। अगर आप यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, आपने यहां पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन देख लिया, जिसमें कि डिस्पर्जन से स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। उसके साथ साथ में आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही प्रोबेबिलिटी यूनिट के भी क्वेश्चंस को आप देख पा रहे हैं, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपने टाइम सीरीज का भी क्वेश्चन देखा, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपने रिग्रेशन का भी क्वेश्चन देखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से भी आ रहा है, इस यूनिट से भी, टाइम सीरीज से भी आ रहा है, कोफिशिएंट आपके कोरिलेशन रिग्रेशन से भी आपका आ रहा है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से भी आपका आ रहा है, और आपका फर्स्ट क्वेश्चन में थ्योरी इंडेक्स नंबर से भी आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पांचों यूनिट से मिलाकर करके अभी तक आप देखने को आपको मिल रहा है। तो ये मत सोचिए कि मीन मीडियन मोड सीख लिया आपने तो पहला क्वेश्चन थर्ड नंबर तो आपको हो ही जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका पांचों यूनिट से मिलाकर के ही आ रहा है। तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है a box of the 100 toys contains the 20 toys with type A defect and 10 toys with type B defect and 4 toys with the both types defect with the probability that भैया एक कंटेन्स है 100 टॉयज है, इसमें कितने टॉयज है? 100 टॉयज है। और खिलौने में जो खराबी, दो प्रकार की खराबी है। एक तो ए प्रकार की खराबी, इसके टायर खराब हो, एक की बैटरी खराब हो। तो एक के अगर टायर खराब है तो उसको टाइप ए डिफेक्ट बोल गया, एक की बैटरी खराब है तो उसको टाइप बी कर दिया। तो ऐसे कितने खिलौने हैं जिसमें ए तरीके की प्रॉब्लम पाई गई है, ए टाइप्स की प्रॉब्लम पाई गई है। तो यहां पर नंबर ऑफ ए मैं कह देता हूं ए डिफेक्ट, इसको नंबर ऑफ ए डिफेक्ट कितने हमारे पास में? 10 टॉयज। एंड नंबर ऑफ बी डिफेक्ट्स कितने हमारे पास में? जो बी टाइप के डिफेक्ट है वो हमारे पास में 10 टॉयज विद टाइप बी डिफेक्ट। अच्छा, ए तो 20 है बच्चे हमारे पास में, एंड बी डिफेक्ट कितना है हमारे पास में? 10 डिफेक्ट है। और ऐसे कितने टॉयज है इसमें दोनों प्रकार की खामियां मिली गई, टायर भी खराब है और उसकी बैटरी भी खराब है, तो दोनों तरीके की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये सेट चैप्टर में आप लोगों ने सीखा होगा। अब आप यहां देखें तो यहां पर आपके पास में बेसिकली क्या है कि दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स आपके पास में आ रही है, ऐसे 4 है। अब एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है आपका। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कह रहा है आ टॉय टू बी ड्रॉन एज अ टाइप बी डिफेक्ट, क्या कह रहा है? बी टाइप डिफेक्ट होना चाहिए अंडर द कंडीशन दैट इट इज हैज द टाइप ए डिफेक्ट। क्लियर है बच्चे? तो मुझे बी टाइप के ऐसे डिफेक्ट देखने हैं जिसमें कि ए टाइप का भी इफेक्ट देखने को मिले। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तो उसका फॉर्मूला होगा, पहले दोनों में हम बी इंटरसेक्शन ए, दोनों में क्या कॉमन है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दोनों में कॉमन क्या? 4/20, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, इसका आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी की अच्छी बात है कि भैया टाइम ज्यादा नहीं लगता, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है, सिंपल सा आप क्वेश्चन कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहा है आपसे? अ टॉय टू बी ड्रॉन हैज टू टाइप ए डिफेक्ट, मतलब कि ए डिफेक्ट कितने हमारे पास में? 20। तो 20 में से ऐसे कितने खिलौने हैं जिसमें कि बी डिफेक्ट निकल करके आ गया? तो यहां पर भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे ए अपॉन बी, जो कि इसमें से कितने खिलौने जो इसमें डिफेक्ट निकल रहे हैं, दोनों में कॉमन ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेम, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आएगा।
तो ए मतलब कि ए हमारे पास में क्या है, बी है ना, बी हमारे पास में आएगा 10। तो हमारे पास पे इंटरसेक्शन तो 4 अपॉन में 4/10 2/5 ये आ गया। एंड लास्ट वन हमारे पास में थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चे, दे ध्यान समझे। ऐसा ड्रॉ करा जिसमें ए डिफेक्ट भी नहीं निकल रहा और बी डिफेक्ट भी नहीं निकले, उसकी संभावना क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आप देखो ए डिफेक्ट भी ना निकले और बी डिफेक्ट भी ना निकले, मतलब कोई भी डिफेक्ट उसमें हो ही ना। तो पहले देख लेते हैं ऐसे कितने टॉयजेस में एटलीस्ट कोई ना कोई डिफेक्ट तो आ ही रहा है। तो यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी और ये पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं। ए मतलब कि इतने जो है ए डिफेक्ट है, बी मतलब इतने बी डिफेक्ट है, तो दोनों मिलाकर कितने ऐसे हैं जिनमें डिफेक्टेड चीजें हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 20 और 10 30 ही तो हैं, इसमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है आपको। नहीं बच्चे, जो कॉमन है तो वो चार तो ऐसे हैं जो इसमें भी कंसीडर हो चुके हैं, क्योंकि दोनों डिफेक्टेड 4 पीस में ऐसे हैं, 4 टॉय में दोनों डिफेक्टेड है, तो वो तो 20 ने भी कंसीडर कर लिया हुआ था ए डिफेक्ट, और अब बी ने भी कंसीडर कर लिया हुआ एज अ बी डिफेक्ट, तो दोनों में आ गए। तो अब 30 को नहीं बोल सकते कि 30 जो है टोटल ऐसे नंबर ऑफ टॉयसेस में डिफेक्टेड है। ये 4 तो इसमें भी तो एक ही चीजें रिपीट हुई हैं, तो इसलिए इसको करेक्ट करने का फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। क्यों माइनस कर रहे हैं, दोनों बार आ गया इसलिए। तो आप तो कर रहे हैं कि भैया 20 + 10 कर दें, लेकिन दोनों में ये 4 इन्वॉल्व है, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास में 26 आ जाएगा। 26 में कहीं ना कहीं डिफेक्ट तो है ही, बट नंबर ऑफ एलिमेंट ए मतलब ऐसा जिसमें कोई डिफेक्ट हो ही ना, ऐसे इसमें कोई डिफेक्ट हो ही ना, तो टोटल कितने हमारे पास में है, हमारे पास में 80 100 में से 26 में एटलीस्ट कोई ना कोई डिफेक्ट तो आया, ए या बी या दोनों, 26 ऐसे टॉय हैं, तो कितने हुए हमारे पास में 74 टॉय ऐसे इसमें कोई डिफेक्ट है ही नहीं। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इसका, तो 74 ऐसे हैं आउट ऑफ 80 में से 80 बिल्कुल क्लियर है बच्चे। तो कह रहा है हैज नो टाइप ऑफ ए डिफेक्ट, क्लियर है। अ टॉय टू बी ड्रॉन हैज नो टाइप बी डिफेक्ट अंडर द कंडीशन दैट इट हैज अ नो टाइप ए डिफेक्ट, उसके पास में ए डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो 100 में से 20 पे ए होता है, तो ए डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो 80 इसलिए मैंने नीचे रखा कि 80 ऐसे हैं जिसमें ए डिफेक्ट नहीं पाए जा रहे हैं, और 74 ऐसे हैं जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। क्लियर है बच्चे, एंड सॉल्व कर देंगे इसको तो 2 से, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे, तो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर सकते हैं। क्लियर है ना, कोई डाउट, इसको है ना आप ये कर ले, प्रोबेबिलिटी की जगह पे ये तो हमारा एन है ना, एन बी ए, ठीक है। क्लियर है, तो फॉर्मूला इसका बेसिकली हमारे पास में क्या बना प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके रिस्पेक्ट पे निकालना है हमें, किसके रिस्पेक्ट पे निकालना है हमें, बी डिफेक्ट, ए डिफेक्ट। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ए नॉट। क्लियर है बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए नॉट। तो सिंपल सा आप मतलब समझिएगा कि भैया हमारे पास में 20 में से ऐसे कितने डिफेक्ट हैं जो कि ए के पास में भी डिफेक्ट है, बी के पास में डिफेक्ट है, तो बी में से कितने ऐसे जो बी के पास डिफेक्ट है, तो मतलब दोनों में जो है, तो 20 में से ऐसे कितने डिफेक्टेड है जो कि बी के पास में, तो 4 ही है, तो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए मैंने यहां क्या रखा, 4 रखा। वो बी का क्या उसकी पॉसिबिलिटीज है, ए की पॉसिबिलिटीज क्या है, टाइप ऑफ ए दैट हैज टाइप ऑफ ए, इसलिए ए नीचे आ गया, टाइप ऑफ बी इसलिए बी नीचे आ गया। क्लियर है, एंड लास्ट वन में जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, वो ए डिफेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी में क्या है उसका, तो इसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। तो पहले देखो
तो एटलीस्ट 1 डिफेक्ट वाले कितने निकल रहे हैं? तो 20 10 30 नहीं, -4 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 इसमें भी काउंटेबल था, इसमें भी काउंटेड था। माइनस करा 26, तो मेरे पास 100 में से 26 माइनस करा 74, तो ऐसे निकल गया इसमें कोई डिफेक्टेड पीस है ही नहीं, तो 74। और इतने ऐसे केस में इसमें ए डिफेक्ट ना हो, तो जब 100 में से 20 में ए डिफेक्ट आ रहा है, तो 80 ऐसे इसमें ए डिफेक्ट नहीं आ रहा है। क्लियर है बच्चे? तो नो टाइप ए डिफेक्ट, तो इसलिए 80 से डिवाइड करा। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, जो लास्ट ईयर 2025 में आपका आया था। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप एप्लीकेशन पा सकते हैं, जहां पर आपको असाइनमेंट मिलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 अब इसके बाद आएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर है? और आपके जो आइडिया लग गया होगा पेपर का, कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही कर रहे हैं तो उसमें हमने 8 पहले में फेस करा, और ऑप्शन में हमने 6 क्वेश्चन फेस करे, तो 8 6 14 क्वेश्चन हमने फेस कर लिया पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। वो एक अलग बात है कि 14 में से कोई 6 करने पड़ रहे हैं आपको, है ना? तो ऑप्शंस काफी अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में।